दोस्तों नमस्कार। गीतकार शैलेंद्र, फिल्म तीसरी कसम, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, कहानी का नाम मारे गए गुलफाम। और रेणु और शैलेंद्र आपस में अच्छे दोस्त थे। इन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के हक के लिए अपने लेखनी का इस्तेमाल किया था। और जब मारे गए गुलफाम कहानी शैलेंद्र ने पढ़ी तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी फणीश्वर नाथ रेणु को और बोला कि दोस्त, मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी और इस कहानी पर एक बहुत बेहतरीन फिल्म बन सकती है, तो क्या तुम राजी हो? उस समय रेणु मंडी हाउस में दिल्ली में हुआ करते थे और कुछ पटकथा लेखन के संदर्भ में कुछ निर्देश देने का उनका कार्य था, नौकरी करते थे। बाद में उनकी ये नौकरी छूट भी गई तीसरी कसम बनाने के संदर्भ में। तो रेणु ने बिल्कुल सहर्ष स्वीकृति दी और 10,000 रुपये में साइन हुई ये कहानी मारे गए गुलफाम की तीसरी कसम बनेगी। 3 कस्में हैं इसमें। तो कहानी की शुरुआत होती है 1961 में और ये सोचते हैं शैलेंद्र की शायद 2.5-3 लाख रुपए में ये एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म बन जाएगी। अच्छा, ये एक मित्रों का वो था, एक्सपेडिशन था, अभियान था। तो उसमें बहुत से लोगों ने पैसे नहीं लिए, डायरेक्टर्स ने, और म्यूज़िक तो इन्हीं का था। तो हीरो के तौर पर इन्होंने चयनित किया, इन्होंने और रेणु ने दोनों ने कि नहीं ठीक है, जो भाव प्रवणता है आँखों में राज कपूर के और जो संवाद की अदायगी है और जो स्थिरता है और एक कनेक्टिविटी है आम जनता से, भारत की उस समय जो जनता थी और जो जनता का मूल स्वर था, उससे राज कपूर की कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त थी। वो एक सीधा साधा और औसत कद काठी का, थोड़ा मोटा सा और थोड़े चार्ली चैपलिन को कॉपी करने वाला, एक ऐसी चीज़। तो ये फिट बैठे राज कपूर, और राज कपूर ने 1 रुपये, सिर्फ महज 1 रुपये फीस के तौर पे लिया था उस फिल्म के लिए, तीसरी कसम के लिए। और नायिका के रूप में वहीदा रहमान, शायद वहीदा रहमान ने, हालांकि बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन शायद ये कहानी वहीदा रहमान के लिए ही लिखी गई थी, क्योंकि वहीदा के चेहरे पर जिस तरह से भाव आते और जाते हैं और हीराबाई का जो चरित्र उन्होंने निभाया है, और जिस 2 पलड़ों में रहकर कि जब उन्हें कहा जाता है कि ये एंटिसिपेट करता है कि आप तो कुंवारी हैं, आप इस घाट पे नहीं उस घाट पे नहाइए, तो उसके मन में जो भाव आते हैं, या नाचते समय जब राज कपूर उससे कहता है कि आपको लोग गलत बातें कहते हैं। और नौटंकी कहानी कुछ ऐसी थी इस कहानी की कि नायिका जो है वो हीराबाई, वो एक नौटंकी में नाचने वाली है और हीरामन वो बुलेट कार्ट चलाता है, और दोनों के बीच की ये बातें हैं जो फिल्म का रूप धरती हैं। और हीरामन जब लेके आता है इनको, हीराबाई को, और कुछ कुछ उससे आकर्षित हो जाता है। बाद में जब कहता है कि आपको लोग रंडी कहते हैं, और ये वो समय था जब नौटंकी की बातें, तो मान लीजिए आज का जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में हैं वैसे ही है, लेकिन नौटंकी में नाचने वालियों को लोग पसंद करते थे, उनके पीछे जान न्यौछावर करते थे, रुपए लुटाते थे, लेकिन वो सामाजिक सम्मान नहीं था। वो ऐसी बात नहीं थी कि आज की तारीख में कोई, जैसे आज की हीरोइनों से कोई राजनेता शादी कर लेता है या कोई उद्योगपति शादी कर लेता है, ऐसा उस जमाने में नहीं था। वो सामाजिक स्वीकार्यता नहीं थी। तो वो ये कहानी का ये है, और कहानी चलती है और दोस्तों की दोस्ती इसमें दिखाई पड़ती है। बाद में शैलेंद्र जिन लोगों पर बहुत भरोसा करते थे, वो कालांतर में उन लोगों ने उस तरह का व्यवहार उनके साथ नहीं किया। और तीसरी कसम जो एक आंचलिकता को लेके उभरी हुई थी कहानी, कहते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु के बाद दूसरा कोई आंचलिक चितेरा नहीं हुआ। मैला आंचल आप उनकी पढ़िए और अद्भुत आंचलिकता में आप डूब जाएंगे। रेणु और शैलेंद्र ने तो बहुत मेहनत की, फिल्म खींचते खींचते 5 बरस लगा दिया, और इसमें शैलेंद्र के ऊपर बहुत कर्ज हो गए। पोजीशन यहाँ तक आ गई कि वो रेणु को भी बम्बई में रखने की स्थिति में नहीं रहे। बाद में रेणु की तबीयत खराब हुई। रेणु ने शैलेंद्र से कहा कि कम से कम लतिका मेरी सेवा कर सकती है, मैं बिहार चला जाता हूँ। और वो बिहार चले आए। लतिका उनकी पत्नी जो नर्स थी,
बाद में 66 में जुलाई अगस्त के महीने में शैलेंद्र ने रेणु से कहा कि एक बार आओ मुंबई, वितरक तो नहीं मिल रहे हैं। फिल्म बन के तैयार हो गई थी और दो चीज़ें उसमें बड़ी ज़रूरी है बतानी कि एक तो राज कपूर साहब का ये कहना था कि नहीं, इसे सुखांत कर दो, अंत में नायक नायिका का मिलन करा दो। हिंदुस्तान में नायक नायिका नहीं मिलते हैं, फिल्में नहीं चलेंगी। और ये राज कपूर की बात चूंकि रेणु ने और शैलेंद्र ने मना कर दिया था कि नहीं, मारे गए गुलफाम तो वैसे ही बनेगी जैसी वो लिखी गई है। और चूंकि शैलेंद्र की एक कॉन्साइंस में ये बात आ रही थी कि नहीं, ये तो सुपर हिट होनी चाहिए, फिल्म लोग पसंद करेंगे। और रेणु और शैलेंद्र ये भी भारतीय जनता को समझते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं समझते थे। लेकिन ये एक ऐसी बात थी जिससे राज कपूर से थोड़ी तलखी हुई इनकी, और राज कपूर की इसी पोजीशन से शायद वितरक तैयार नहीं हो रहे थे। कुछ वितरक तैयार भी हुए इनके जीवन काल में, लेकिन बीमारी की वजह से ये उसको देख नहीं सके बड़े पर्दे पर शैलेंद्र। और रेणु ने जब वापस आने के लिए शैलेंद्र ने रेणु से कहा, तो रेणु ने 1966 अक्टूबर में शायद उन्होंने कहा कि मैं तो 500 रुपये कर्ज में हूँ, मैं कैसे आऊँ मुंबई। तो ये तो शैलेंद्र ने बनाया था, और क्या क्या गाने थे उसमें, उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, बर्फ़ी के सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। इस तरह के लोकगीत जो आपके दिल को, आपके आत्मा को कहीं लेके चले जाते हैं और बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। वो गाना देखिए, पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, आए हाय मलमल का कुर्ता। अब मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। आप जब कभी बिहार में आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, तो आप देखेंगे कि परिवार का मुखिया या गांव का वो एक नायक जैसा जो होता है ना, वो सांवली सूरत का है, वो पान खाता है, कभी कभी वो मलमल का कुर्ता पहनता है और ओठ लाल लाल। ये जो दृश्य एक नायक का खींचा गया है हिंदुस्तान की सरजमी पर, ये रेणु की आंचलिकता और शैलेंद्र की उस निगाह का परिणाम था। अन्यथा नायक का जो सौंदर्य वर्णन किया जाता है उसमें गोरा रंग तो बहुत अनिवार्य है, और बहुत बलिष्ठ कंधे होने चाहिए और ग्रीवा ऐसी होनी चाहिए ग्रीक देवता की तरह से। इसके बीच में जो ये चीज़ आई, और कितना क्या हिट गाना था और लोगों को कैसे छुआ कि बरसों तक हम लोग भी देखते थे कि जब कोई कुर्ता पहनता था तो उस पर छींट लाल तो पड़ी जाती है, जो पान खाते हैं लोग, तो पान खाए सैया हमारों, या लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, ये गाना। तो शैलेंद्र को तो पूरा वो था, लेकिन 1966 दिसंबर में शैलेंद्र की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। शकुन ने फ़ोन किया राज को और बताया। राज ने कहा कि नहीं साहब, उनको भर्ती कराइए। और जब वो भर्ती करने के लिए जा रहे थे तो शैलेंद्र ने कहा नहीं, मैं राज से मिलना चाहता हूँ। फिर वो राज के पास गए, और राज और उनके बीच में बहुत बातें तो नहीं हुई। और एक बात बताना चाहूँगा कि राज साहब हमेशा शैलेंद्र को सोफे पे बिठाते थे, अपने उनके नीचे पाँव के पास बैठते थे। पुष्किन कहते थे वही छायावाद जो 1917 से शुरू हुआ, 1935-36 तक हिंदुस्तान में चला। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला, वो स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विरोध, वो प्रकृति के आलिंगन में चले जाना, पुष्किन कहते थे ना इनको। छायावाद का वो राजकुमार था रशिया में, और राज कपूर कहते थे कि छायावाद का प्रिंस तो मेरे पास है हिंदुस्तान में, नाम है उसका शैलेंद्र। फिर वहाँ से वो अस्पताल जाते हैं, भर्ती होते हैं। राज कपूर की पत्नी उनकी सेवा में शकुन के साथ लगातार रहती हैं। 13 दिसंबर को राज कपूर का जन्मदिन होता है, और उनको 3 बजे सूचना मिलती है और कि शैलेंद्र नहीं रहे। जबकि पिछली बातचीत में उन्होंने शैलेंद्र से कहा था कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, कविवर ये गीत कब पूरा कर रहे हो। तो शैलेंद्र ने कहा कि कल अपना तमाशा निपटा लो, फिर इसको पूरा करता हूँ। आधा गीत लिखा गया था, लेकिन दूसरे दिन वो तमाशा निपट नहीं पाया, शैलेंद्र नहीं रहे। राज कपूर को कहते हैं कि सीधे जाकर वो शैलेंद्र के डेड बॉडी पर औंधे गिर गए, और उन्होंने कहा मेरी तो आत्मा चली गई। और राज कपूर ने उसके बाद अपना जन्मदिन नहीं मनाया। उन्हें शैलेंद्र हमेशा याद आते रहे। एक तो ये बात भी थी
कि एक फिल्म की वजह से थोड़ी तलखी आई थी। राज कपूर एक शोमैन, उनका दिमाग कह रहा था कि सुखांत कर दो, और शैलेंद्र एक लेखक। शोमैन से बहुत दूर तक लेखक सोचता है, लेखक देश दुनिया को राह दिखाता है। शैलेंद्र ने मना किया था, तो ये बात राज कपूर को तो खैर अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन राज कपूर और रेणु साक्षी बने उस फिल्म के तीसरी कसम, जिसकी सफलता और जिसके चमत्कार को आप भी विस्मृत नहीं कर सकते हैं, और कोई नहीं कर पाया। तो वह तीसरी कसम और वो शैलेंद्र, जिन्होंने वो जनगीत कहते थे हम लोग, जनगीतकार उनको कहते हैं, जनता से जुड़े रहे, और रेणु के साथ उन्होंने ये फिल्म बनाई और अमर हो गई मारे गए गुलफाम। एक और मज़ेदार किस्सा आता है कि जब हम शैलेंद्र को याद करते हैं तो शंकर जयकिशन जो इनके साथी संगीतकार थे, उन्होंने एक दफ़ा शुरुआती दौर में बरसात फिल्म के बाद कहा था कि नहीं, बहुत बढ़िया गीत लिखते हो शैलेंद्र, तो मैं अन्य फिल्मों में भी आपसे गाने लिखवाऊंगा। और काफ़ी दिन बीत गए, तो शैलेंद्र ने बाद में एक गाने की शक्ल में उनसे अपनी शिकायत करते हैं, और देखिए वो दौर कैसा था, वो दोस्ती कैसी थी, वो शिकायतें, वो थ्रेट कैसा था। गाना था, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, तुम कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। और शंकर जयकिशन ने इस गाने को सुना और वो समझ गए, वो भागते शैलेंद्र के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई तो गलती हो गई, और फिर उन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। तो शैलेंद्र हमेशा याद आते हैं, दिल के बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि उन्होंने जब कहा कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, ये बातें कभी मिटती नहीं हैं, तीसरी कसम कभी मिटेगी नहीं, वहीदा भूली नहीं जाएंगी कभी। और राज कपूर से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में, जब आप उसको देखेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे चेहरे के पीछे, इस मेरे शोमैनशिप के पीछे बहुत से और लोग हैं जिनके दिमाग हैं, जिनके अल्फाज हैं, जिनके लफ्ज़ हैं, जिनके धुनों हैं, जिन्होंने राज कपूर को तैयार किया है। उनमें से एक शैलेंद्र भी थे। तो दोस्त, उड़ी उड़ी बैठी बजजवा दुकनिया, बर्फी कपड़ा के सब रस ले ली हो रे पिंजरे वाली मुनिया, ऐसे लोक धुन, ऐसे लोकगीतों को लिखने वाले शैलेंद्र को हम नहीं भूल पाएंगे, रेणु को हम नहीं भूल पाएंगे। आप मैलांचल पढ़ के देखिए, दिल खुश हो जाएगा। इसमें रेणु की नौकरी भी मंडी हाउस की वो चली गई थी। ये वो दौर था जब काम करने और मिलने के सिलसिले में ऐसी भी चीज़ें होती थी। 10,000 रुपये में वो फिल्म साइन हुई थी और रेणु सारी ज़िंदगी कर्ज में रहे। बाद में कुछ अच्छे दिन आए थे जब तीसरी कसम निकल पड़ी थी। दोस्त, शैलेंद्र के बारे में इतना ही है, तो बहुत सी बातें, लेकिन कुछ भावुकतावश वो दिमाग में नहीं आई हैं। आप लोगों ने धैर्य से सुना, थैंक यू। मिलते हैं।